डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 2023 का ये सीटेट का पेपर करवाने जा रही हूँ। इसमें विद्यार्थियों ने बहुत कम स्कोर किया है। इसमें आपने क्या क्या गलत अप्रोच लगाए हैं जिस कारण आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो चलिए देखते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ठीक है। पहला टॉपिक ये है, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। एक गतयुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ क्या होता है, लिखते हैं ना, ग्राफ को बनाते हैं। तो क्या है, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जैसे आकारों को बनाया जाता है ना, वैसे ही ग्राफ को बनाया जाता है। इसलिए कौन सा विकार हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विभेदन निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। क्या कहलाता है? त्वरण। ठीक है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा को कम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में न देखें। क्या होगा इसका आंसर? विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश दिया गया है। संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश दिया गया है। यहाँ खाली स्थान भरने हैं। संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑप्शंस पढ़ लेंगे। तृतीयक, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक। आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राथमिक। शैशवावस्था में सामाजिकरण क्या होगा? प्राथमिक। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पहला प्राथमिक ही तो होगा, पहला सामाजिक। ठीक है, उसकी संस्थाएं प्राथमिक होंगी। और बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, लेब बायोगॉस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो क्या होगा? लेब बायोगॉस्की किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, और भाषा विकास से। अब भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लॉरेंस कोलबर्ग, क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन आया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेब बायोगॉस्की, लॉरेंस कोलबर्ग, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ये एनसीईआरटी की समरी जो दी गई होती है ना, उसको आप अगर पढ़ लेंगे ना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन दिया है। फर्स्ट, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो क्या होगा? पारंपरिक स्तर। ठीक है, पारंपरिक स्तर पे अच्छे तरीकों का व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको ए और आर डिनोट किया गया है। चलिए ए पढ़ते हैं। शिक्षकों और शिक्षार्थियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया गया है, सामाजिक संपर्क
सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शंस पे आएंगे, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। आप इस पर विचार कीजिए, क्या सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका, अधिगम के लिए आकलन? ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए, आपको बिना ऑप्शंस पढ़े अपने दिमाग से धारणा नहीं बना लेनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार ही हमको चलना है। ऑप्शन फर्स्ट, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसमें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिससे उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी की प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा जिससे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? वाहरा वर्ड्स, 1 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 7 वर्ड्स। क्या होगा इसका? 7 वर्ड्स। जो छोटा बच्चा है जो वो तो नहीं कर पाएगा ना, 1 वर्ड्स का बच्चा सीख रहा है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 10, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। अब किस चीज़ को लेकर आलोचना की है, चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केश अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने पर। तो किसमें दिया है? नारीवाद दृष्टिकोण से। इन्होंने बायसनेस किए हैं। ठीक है, पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश दिया है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, परागम। क्या होगा इसका आंसर? केंद्रीयन। आपको ये ऑप्शंस और ये आंसर्स दिए जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। मतलब ये पूछा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोच और वृद्धि कैसी है और मध्य बाल्यावस्था में तो कैसी होती है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक। इसका मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा ये दूसरा। अब इसमें फिल कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, वृद्धि तो स्थिर है, और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। बच्चा अपने बारे में ही तो सोचता है ना जब छोटा सा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है? धीमी होती है, वृद्धि तो धीमी है, और सोच कैसी होती है? तार्किक। वो तर्क करने लगता है ऐसा क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिज कौशल है? ठीक है, बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। इसका आंसर क्या होगा? तैरना। स्थूल का मतलब क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी इंद्रियों का कार्य आता है, जैसे हाथ हैं, पैर हैं। ठीक है, तैरने में आप पूरा शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये स्थूल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास के लिए डैश दिया है और
सिद्धांतों का पालन करता है। क्या पूछ रहा है? भौतिक वृद्धि और विकास का सिद्धांत का पालन कौन कौन कर रहा है? एकीकरण, विभेदीकरण, मतलब सरल से जटिल या जटिल से सरल। शीर्षगामी, समीपस्थ, समीपस्थ, शीर्षगामी, विभेदीकरण, एकीकरण। इसका होगा दूसरा। चलिए फिल करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ, शीर्षगामी मतलब अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ठीक है, सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दर्शन शास्त्री है, उसके पास क्या होगी? भाषिक या अंतर्वैश्विक। अब ये इसमें ऑप्शंस लगाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर नहीं देना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए कि दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होनी चाहिए? अंतः व्यक्तित्व की होनी चाहिए, और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान की। क्वेश्चन नंबर 16, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादक के रूप में देखने पर। किस पे देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। थर्ड है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो 17 का क्या हो जाएगा? 4 वाला, उन्हें बुद्धि मंथन करना और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। इससे क्या होगा? बच्चों के सभी एस्पेक्ट में उनको बेनिफिट होगा, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और हमको वही ऑप्शंस लगाने होते हैं जिसमें बच्चे का हित होता है। 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्यान है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्या होना चाहिए इसका? ए आर दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो क्या हो जाएगा? योगदान नहीं देती है। आपको इस नहीं पे ध्यान देना है, ये जो नहीं दिया गया ना इस पर, तो क्या हो जाएगा? 4th। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4। अब ये 3 क्यों नहीं होंगे ये समझते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध क्या है? तो आप तो ये क्वेश्चंस में लिखा होगा तो आप बता देंगे। इसमें आपकी सोच पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्रिया बताएंगे, उसके बाद संज्ञा बता देंगे, तो अपने आप संबंध बता देंगे, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्रिया की परिभाषा आपको रटी रटाई याद है, वो आप सुना देंगे, मतलब बच्चे।
आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, तो वो तुरंत बदल देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि किस में चल रही है, इस वाले में, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में। अब जब सबसे ज़्यादा दिमाग, वैसे आंसर्स तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रियाओं का उपयोग करेगा वो, अपनी समझ कैसे बदलेगी। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ये होगा। ठीक है, 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। फर्स्ट, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं शिक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। फोर्थ है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो क्या होगा इसका, दूसरा। क्या पूछा है, आंतरिक आरोपण। आंतरिक आरोपण पूछा है ना, तो मैं, अब वो अपने आप के अंदर से ही अपना ही आरोप लगा रहा है। तो क्या है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण पूछ रहा है ना उसके अंदर का, तो उसने अपने ऊपर ही ब्लेम रखा है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा आंसर चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। आपको ये क्वेश्चंस बहुत करने हैं, इनकी पूरी सी ट्रिक्स लगाइए और दिमाग लगाइए। इसमें क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं अभिकथन और कारण वाले। चलिए अभिकथन ए पढ़ते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों से खिलौने के रूप में चुनती हैं, मतलब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कारण दिया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की उपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी सही बिल्कुल कर रहे हैं। ये जेंडर वाइजनेस का जो आपका टॉपिक है उससे आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो क्या होगा इसका, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, जब सहकर्मी सहयोग करेंगे ना तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की से नया क्वेश्चन आ रहा है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य, अब आंतरिक वाक्य क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो क्या है ये, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, आंतरिक बात कर रहे हैं, वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो वो खुद से जब बातें कर लेंगे ना तो अपनी सोच को ही नियंत्रित करेंगे। ये वाइगोत्स्की साहब ने बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परगणात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, परिकल्पित, निगमनात्मक। तो अब इसमें तो ऑप्शन दिया ही हुआ है आंसर। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए जीववादी चिंतन। निम्नलिखित में स्वालीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शंस पे आते हैं। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो 26 का क्या हो जाएगा, थर्ड, बार बार दोहराव व आवर्ती व्यवहार। 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है।
अभिकथन फर्स्ट पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या दिया गया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। आंसर्स क्या दिए हुए हैं इनके ऑप्शंस, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर होगा दूसरा, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 28 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूरे अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कहीं जहाँ रटना आ जाएगा उन चीज़ों को हमको गलत काट देना है, ठीक है। यंत्रवत याद करना, ये भी हम लोग क्या करेंगे, गलत काट देंगे। अब आ जाइए थर्ड पे, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये तो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, और समालोचन चिंतन का विकास। अब देखिए यहाँ विकास पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, तो इसको आंसर मानेंगे 4 को, ठीक। ऐसे ही आप भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे सभी प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिए सामान्य से जब विशिष्ट की ओर बढ़ेगी तभी तो कोई सीखेगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं हुए, अमूर्त से मूर्त की ओर। अगर आपको कोई पहले किसी चीज़ की बारे में जानकारी नहीं हो, आपको अमूर्त रूप से सिखाया जाए तो आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये गलत हो गया। जटिल से सरल की ओर, अब पहले कठिन आपको टास्क दिया जाए फिर सरल, तो आपका विकास होगा? नहीं होगा। तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों के सीखने की शैली में विविधता। फर्स्ट को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 30 का क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तर्क संगत के अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सॉरी ये तो ऑप्शन है। विद्यार्थियों को, क्वेश्चन नंबर 30 था, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शैलियाँ अलग अलग होंगी ना तो क्या होगा, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में ये देखा जाना चाहिए, तो उनका बहुत जल्दी विकास होगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं, जैसे रटना, ये देख लें आप, इसको तुरंत गलत काट दें, लेकिन अगर यहाँ इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तब ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव का आंसर निगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव पूछा गया है, तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एरेविडेंस टीचर पर। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के जो 2023 का अगस्त में पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है। इससे ही आपको अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 61, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? फर्स्ट, फ़ोन कॉल,
प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा है ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फ़ोन कॉल। थर्ड है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। फोर्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। तो क्या क्या करेगी? एक आंसर नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एक थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक समुदाय संस्थान के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, कृषि फॉर्म का, जंगल, दुकानदार या किसान। अब किसका है थीम? रेलवे स्टेशन का। कौन पूरा करेगा? थीम भोजन की कौन करेगा? जंगल। ठीक है, आंसर होगा सेकंड, जंगल। क्वेश्चन नंबर 63, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान। प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं में अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो क्या प्रोत्साहित करेगा? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चैनिंग, परीक्षण और त्रुटि। तो क्या होगा? खोजपूर्ण प्रश्न। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खोजपूर्ण प्रश्न। इसमें हम लोग कीवर्ड के थ्रू भी याद कर सकते हैं। जहाँ भी खोज करने की बात आती है ना, तो वो 101%, 99% समझ लीजिए सही होता है क्वेश्चन का आंसर, अगर वो पॉजिटिव में पूछा गया है, निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव कीवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 64, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना पर शीर्षक होगा? कौन सा उसका शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतू परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। फोर्थ है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। 64 का अब वो क्या कर रही है? एक इकाई योजना तैयार कर रही है या बना रही है, इसमें से उसका इकाई का योजना का शीर्षक क्या हुआ? तो क्या होगा ये फोर्थ वाला? परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ठीक है, ये उसका टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 65, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखेंगे, क्या लिखा है? प्राथमिक कक्षाओं में। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। उनका तर्क पूछा गया है। ईवीएस पहला दिया गया है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इसको सुना होना। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। फोर्थ है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो क्या करेंगी मिसेस शीतल? विकल्प दिए गए हैं बी और सी, ए और बी, बी सी डी। आंसर क्या होगा? बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, पहला नहीं होगा जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य पूछा गया है कि 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही से पढ़ेंगे इसको दिमाग लगा के। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो क्या होगा? फोर्थ, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। नंबर 67, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? फर्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पानी
में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। दूसरा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। थर्ड है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा फोर्थ वाला, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ उसका प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण दिया गया है विभिन्न प्रकार कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों का हासिल करने की संभावना होती है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। आर और ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर क्या होगा? दूसरा वाला, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस बात पर जोर देना चाहिए? इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। किस पर देना चाहिए? दूसरे वाले पर, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उसके उद्देश्य पर। क्वेश्चन नंबर 70, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस पढ़ते हैं, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा, देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। थर्ड है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना। फोर्थ है कक्षाओं की दिशा की पहचान करना। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर कौन होगा? सेकंड वाला, देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों में स्वामित्व में भेदभाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट, पुस्तक के चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। थर्ड है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। इसका आंसर आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? इसका आंसर है फोर्थ वाला, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 ए दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। उसका कारण दिया गया है आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ है ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर होगा थर्ड वाला, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट, ग्लोब से नक्शा पढ़ना। सेकंड, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। थर्ड, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। फोर्थ है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्रण बनाना। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला, जो उपलब्ध सामग्री है ना उससे ईवीएस किट विकसित करना। ये सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगी, उनके व्यवहार को बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। क्या है रचनात्मक आकलन? ईवीएस के लिए सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प क्या दिए हैं? सी, डी, ए, बी, ए, सी और बी और सी। इसका आंसर होगा थर्ड, ए और सी। क्या क्या सही लग रहा है आपको? ए, सीखने के लिए आकलन। रचनात्मक आकलन में क्या क्या आता है? सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ए और सी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, उसका कार्ड दिया गया है। अभिकथन में ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया गया है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, ए सही है परंतु आर गलत है। ईवीएस के छात्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ठीक है, ईवीएस में भ्रमण जो है वो शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है, लेकिन ये सेकंड वाला गलत है। 76, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो क्या होगा इसका? थर्ड, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, 76 का थर्ड। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ तक आपकी पेडागोजी थी। क्वेश्चन नंबर 77, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। अब वो क्रिकेट खेल रहा है तो कौन सी ऊर्जा कर रहा होगा? देखो, प्रकाश की कोई ऊर्जा तो उसके वो खर्च कर नहीं रहा है, रासायनिक भी ऊर्जा नहीं, कौन सी कर रहा है? मांसपेशी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 78, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं केवल प्रकाश ऊष्मा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा। जब हम ईंधन जला रहे हैं तो ध्वनि का इसमें क्या काम? फोर्थ वाला यहाँ कट गया। ठीक है, यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, यहाँ यांत्रिक भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल नहीं आएगा इसमें, केवल प्रकाश ऊर्जा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पौनी चावल। असम में कौन से खाए जाते हैं चावल जो चिपचिपे हो जाते हैं? कौन से होते हैं? बोरा चावल। आंसर होगा फर्स्ट, बोरा चावल। ये टॉपिक जो है वो आपके सीटेट के सिलेबस में दिया गया है, आप पढ़ेंगे ना तो असम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्य आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट वाला, अक्टूबर से दिसंबर। फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका, अक्टूबर से दिसंबर। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 81, स्तंभ ए और स्तंभ बी से मिलान कीजिए। जीरा, केसर, मिर्च और लौंग। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं,
अब ये देखेंगे हम लोग कि ए जीरा, इसमें ऑप्शंस है 1, ठीक है, दूसरा है 4, तीसरा है 3rd, और ये भी 4, ठीक है। अब ये देखो 1 2, मतलब इसमें ए का अगर आप मिला लेंगे तो आगे मिलाने में आसानी होगी। तो जीरा कैसा होता है? जीरा कैसा होता है? छोटा परंतु खुशबूदार। पहले का कौन सा हो जाएगा? चौथा। बट इसमें ये देखिए ए का चौथा इसमें भी है और इसमें भी है। अब बी को हम लोग चेक करेंगे। बी केसर, केसर कैसी होती है? पीले रंग की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी का इसमें 3rd है, इसमें 1st है। फर्स्ट तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2nd वाला आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए। अगर आपको ये पूरा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से एलिमिनेट कर लीजिए। अब मिर्च आगे 3rd वाले में क्या होगा? मिर्च कैसी है? दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है इसकी, और लौंग कील की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो 82 का क्या होगा? फर्स्ट। तेलंगाना नहीं है इसमें, फर्स्ट है आंसर, ओडिशा। 83, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। दूसरा, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। थर्ड है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों की अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगलों में रह रहे हैं। फोर्थ है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इनमें से क्या क्या कथन सही है? बी और सी, ए और सी, ए और बी, ए और डी। तो इसका कौन सा है? फोर्थ वाला, ए और डी। पहला सही है और चौथा। इसमें ये देखो, कोडो भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल, ये वाला सही है। और लास्ट वाला, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 84, 24 ग्राम या मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऑप्शन से बता दे रही हूँ। आंसर है 4, 144 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन पर चिन्ह कीजिए। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो क्या पूछा गया है? गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो सांप तो चबाकर नहीं खाते, फोर्थ वाला गलत हो गया। ठीक है, गलत का आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 86, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक और टिन। तो किसको मिला के बनाया जाता है? टिन और कॉपर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं सिलेबस में, उसी में से पूछा जा रहा है। इसमें कोई भी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस नहीं है। आप अच्छे से प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे ना, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, अब सीटेट ने ऐसे ऑप्शंस देने स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें एक ऑप्शंस में ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका, इसलिए कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया है। 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। दूसरा है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। थर्ड है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं बी और डी, ए और बी, बी और सी, सी और डी। 87 का कौन सा होगा सही? सी और डी। ठीक है, सी सही है। ये बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं और वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। फोर्थ है सही, हाथी कीचड़ में पानी से खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। तो 88 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ए गलत है परंतु बी सही है। मनाली में क्या होता है? ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा सही है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सेकंड तो सही है बट फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, दाव लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण दिया गया है, जब हम किसी गैस पर दाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। थर्ड है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा है, पौधों की शक्ति और सहारा देना। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज को स्थानांतरण कराना। ठीक है, तने के यह का मुख्य कार्य है केवल बी और सी, बी ए और बी, ए बी सी। क्या क्या है तने के कार्य? इसका फर्स्ट केवल बी और सी। ठीक है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना पत्तियों का काम है, ना कि तने का। यहाँ तने का कार्य पूछा गया है, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला। यहीं से आपके ईवीएस के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हाय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये ईवीएस के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट और पेडागोजी दोनों कंप्लीट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये लास्ट ईयर का पेपर है 2023 का। सीटेट में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पेडागोगी के, वो मैं आपको एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा रही हूँ, बिकॉज दैट प्रीवियस ईयर सीटेट की जान है। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लिया है तो आपका पेपर निकल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ऑप्शन फर्स्ट, परभाषा व्यवहार, याद करना, पुनरावृत्ति करना, स्वनिरीक्षण। अब इसमें क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ वह सही हो। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वनिरीक्षण ही तो कर रही है वो अपना। ठीक है, आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 92, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षा या समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो वो क्या कर रहे हैं? कान और नाक को छू भी रहे हैं, तो क्या कर रही है? समग्र भौतिक प्रक्रिया। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? वो समूह में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समूह में कौन होता है? विद्यार्थियों के साथ सहपाठी होते हैं। चलिए और भी ऑप्शंस देखते हैं। स्वाकलन, खुद का आकलन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पृष्ठ पोषण, पठन आकलन, क्या कर रहे हैं? सहपाठी आकलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 94, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है।
ठीक है, वो अभिनय कर रही है और पूरी कक्षा उसके वाक्य के बारे में अनुमान लगा रही है। तो ये क्या चीज़ है? चलो फर्स्ट ऑप्शन, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसमें क्या है, समझने की बात है। वो क्या कह रही है कि वाक्य, कार्ड पर एक वाक्य लिखा होता है और वह अभिनय कर रही है, तो ना तो वो देख रही है ना सुन रही है और कार्ड को याद भी नहीं कर रही। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला, 95। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क दिया गया है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। 4 वाला कौन सा होगा? 4 वाला। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं। ए सही है, अपने बच्चे अपनी आयु के अनुसार सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं ना भाषा की, और सांस्कृतिक विविधता तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है और ये तो मना कर रहा है, यहाँ प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4 होगा इसका। 96, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि वह इस सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप से जाना जाता है? वाक्यगत, प्राकृतिकवादी, अर्थगत, उपयोगितावादी। तो क्या हुआ इसका आंसर? आंसर नंबर 4 उपयोगिता है। 97, एक माँ ने इस बात की ओर इशारा दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिनिधित्व मेल खाता होगा? बहुभाषावाद, सहजवाद, प्राकृतिकवाद, रचनावाद। तो क्या? व्यवहारवाद। आंसर क्या होगा? 3rd। 98, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी गुणधर्म। क्या होगा? उद्गामी साक्षरता। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया से सक्रिय रूप में संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सस्वर मॉडल, सुसर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाषित पठन। संभाषित पठन। क्या होगा इसका आंसर? संभाषित पठन। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम इसलिए देती हूँ, आप अपने से भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को आप क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुख उपागम, अधोमुख उपागम, समग्र भाषा उपागम। क्या कहेंगे? अधोमुख उपागम, बॉटम टू अप। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अभिकथन दिया गया है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट ए गलत है परंतु आर सही है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका क्या होगा? फर्स्ट वाला, ए तो गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 102, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है?
जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सोशल वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। काउंसलर के साथ विशेष वाक्य थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। इसमें पहले से ही लगाया। क्वेश्चन नंबर 103। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका श्याम पट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। क्या होगा इसका? 4। ठीक है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। 104, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल, अर्जन, प्रक्रिया, उत्पाद। किससे संबंधित है? कौशल। फर्स्ट। 105, पठन के तरीके का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान करना है। पठन के तरीके पाठक को क्या करना चाहिए? पहला, अनुमान, निष्कर्ष लगाना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पाठन, पाठ्य वस्तु का संयोजन की पहचान। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? लेखक कैसे लिखते हैं, इस आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। दूसरा है, अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों की मदद लेनी चाहिए। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देने हेतु यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं पहले का 4। अब इसमें मिला लेंगे पहले। देखो इसमें ए जो है वो सब अलग अलग दिया गया है, तो पहले ए मिला लो। ए का किससे मिलेगा? अनुमान। अनुमान किस में लगा रहा है? 5 वाले में। अनुमान लगा रहा है इस वाले में, तो ए का 5 किस में है? सेकंड वाले में। बस आंसर हो गया। ओके, आपके ये सारे पेडागॉजी के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 2023 का ये सीटेट का पेपर करवाने जा रही हूँ। इसमें विद्यार्थियों ने बहुत कम स्कोर किया है। इसमें आपने क्या क्या गलत अप्रोच लगाए हैं जिस कारण आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो चलिए देखते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, पहला टॉपिक ये है। एसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। एक गतयुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ क्या होता है, लिखते हैं ना, ग्राफ को बनाते हैं, तो क्या है? एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जैसे आकारों को बनाया जाता है ना, वैसे ही ग्राफ को बनाया जाता है, इसलिए कौन सा विकार हो गया? थर्ड वाला। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विभेदन निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। क्या कहलाता है? त्वरण।
शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा को कम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में न देखें। क्या होगा इसका आंसर? विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश दिया गया है। संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश दिया गया है। यहाँ खाली स्थान भरने हैं। संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑप्शंस पढ़ लेंगे। तृतीयक, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक। आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राथमिक। शैशवावस्था में सामाजिकरण क्या होगा? प्राथमिक। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पहला प्राथमिक ही तो होगा, पहला सामाजिक, ठीक है। उसकी संस्थाएं प्राथमिक होंगी, और बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, लेव वायोगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो क्या होगा? लेव वायोगोत्स्की किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है, और भाषा विकास से। अब भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लॉरेंस कोलबर्ग, क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन आया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेव वायोगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ये एनसीईआरटी की समरी जो दी गई होती है ना, उसको आप अगर पढ़ लेंगे ना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन दिया है। फर्स्ट, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो क्या होगा? पारंपरिक स्तर, ठीक है। पारंपरिक स्तर पे अच्छे तरीकों का व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको ए और आर डिनोट किया गया है। चलिए ए पढ़ते हैं। शिक्षकों और शिक्षार्थियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शंस पे आएंगे। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए के सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। आप इस पर विचार कीजिए, क्या सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका? अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए, आपको बिना ऑप्शंस पढ़े अपने दिमाग से धारणा नहीं बना लेनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस के अनुसार ही हमको चलना है। ऑप्शन फर्स्ट, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसमें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिससे उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी की प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा जिससे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं?
और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ड्स, 1 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 7 वर्ड्स। क्या होगा इसका? 7 वर्ड्स। जो छोटा बच्चा है जो वो तो नहीं कर पाएगा ना, 1 वर्ड्स का बच्चा सीख रहा है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 10, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। अब क्या किस चीज़ को लेकर आलोचना की है, चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केश अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने पर। तो किसमें दिया है? नारीवाद दृष्टिकोण से। इन्होंने बायसनेस किए हैं, ठीक है, पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश दिया है, जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, परागम। क्या होगा इसका आंसर? केंद्रीयन। आपको ये ऑप्शंस और ये आंसर्स दिए जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। मतलब ये पूछा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोच और वृद्धि कैसी है और मध्य बाल्यावस्था में तो कैसी होती है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक। इसका मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा ये दूसरा। अब इसमें फिल कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, वृद्धि तो स्थिर है, और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। बच्चा अपने बारे में ही तो सोचता है ना जब छोटा सा होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है? धीमी होती है, वृद्धि तो धीमी है, और सोच कैसी होती है? तार्किक, वो तर्क करने लगता है ऐसा क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिज कौशल है, ठीक है। बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। इसका आंसर क्या होगा? तैरना। स्थूल का मतलब क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी इंद्रियों का कार्य आता है, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है। तैरने में आप पूरा शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये स्थूल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास के लिए डैश दिया है और सिद्धांतों का पालन करता है। क्या पूछ रहा है? भौतिक वृद्धि और विकास का सिद्धांत का पालन कौन कौन कर रहा है? एकीकरण, विभेदीकरण, मतलब सरल से जटिल या जटिल से सरल। शीर्षगामी, समीपस्थ, समीपस्थ, शीर्षगामी, विभेदीकरण, एकीकरण। इसका होगा दूसरा। चलिए फिल करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ, शीर्षगामी मतलब अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ठीक है, सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दर्शन शास्त्री है, उसके पास क्या होगी? भाषिक या अंतर्वैश्विक। अब ये इसमें ऑप्शंस लगाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर नहीं देना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए कि दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होनी चाहिए? अंतः व्यक्तित्व की होनी चाहिए, और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान की। क्वेश्चन नंबर 16, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादक के रूप में देखने पर।
किस पे देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। थर्ड है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो 17 का क्या हो जाएगा? 4 वाला, उन्हें बुद्धि मंथन करना और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। इससे क्या होगा? बच्चों के सभी एस्पेक्ट में उनको बेनिफिट होगा, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और हमको वही ऑप्शंस लगाने होते हैं जिसमें बच्चे का हित होता है। 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्यान है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्या होना चाहिए इसका? ए आर दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो क्या हो जाएगा? योगदान नहीं देती है। आपको इस नहीं पे ध्यान देना है, ये जो नहीं दिया गया ना इस पर, तो क्या हो जाएगा? 4th। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4। अब ये 3 क्यों नहीं होंगे ये समझते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध क्या है? तो आप तो ये क्वेश्चंस में लिखा होगा तो आप बता देंगे, इसमें आपकी सोच पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्रिया बताएंगे, उसके बाद संज्ञा बता देंगे, तो अपने आप संबंध बता देंगे, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्रिया की परिभाषा आपको रटी रटाई याद है, वो आप सुना देंगे। मतलब बच्चे, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? तो वो तुरंत बदल देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि किस में चल रही है? इस वाले में, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में। अब जब सबसे ज़्यादा दिमाग, वैसे आंसर्स तो ये भी हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? क्रियाओं का उपयोग करेगा वो, अपनी समझ कैसे बदलेगी। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ये होगा। ठीक है, 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? फर्स्ट, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं शिक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। फोर्थ है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो क्या होगा इसका? दूसरा। क्या पूछा है? आंतरिक आरोपण। आंतरिक आरोपण पूछा है ना, तो मैं अब वो अपने आप के अंदर से ही अपना ही आरोप लगा रहा है। तो क्या है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण पूछ रहा है ना उसके अंदर का, तो उसने अपने ऊपर ही ब्लेम रखा है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा आंसर चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। आपको ये क्वेश्चंस बहुत करने हैं, इनकी पूरी सी ट्रिक्स लगाइए और दिमाग लगाइए। इसमें क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं अभिकथन और कारण वाले। चलिए अभिकथन ए पढ़ते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों से खिलौने के रूप में चुनती हैं। मतलब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। ठीक है,
कारण दिया गया है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की उपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी सही बिल्कुल कर रहे हैं। ये जेंडर वाइजनेस का जो आपका टॉपिक है उससे आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो क्या होगा इसका, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, जब सहकर्मी सहयोग करेंगे ना तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की से नया क्वेश्चन आ रहा है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य, अब आंतरिक वाक्य क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो क्या है ये, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, आंतरिक बात कर रहे हैं, वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो वो खुद से जब बातें कर लेंगे ना तो अपनी सोच को ही नियंत्रित करेंगे। ये वाइगोत्स्की साहब ने बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परगणात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, परिकल्पित, निगमनात्मक। तो अब इसमें तो ऑप्शन दिया ही हुआ है आंसर। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए जीववादी चिंतन। निम्नलिखित में स्वालीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शंस पे आते हैं। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो 26 का क्या हो जाएगा, थर्ड, बार बार दोहराव व आवर्ती व्यवहार। 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन फर्स्ट पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या दिया गया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। आंसर्स क्या दिए हुए हैं, इनके ऑप्शंस ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर होगा दूसरा, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 28, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूरे अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कहीं जहाँ रटना आ जाएगा उन चीज़ों को हमको गलत काट देना है। ठीक है, यंत्रवत याद करना, ये भी हम लोग क्या करेंगे, गलत काट देंगे। अब आ जाइए थर्ड पे, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये तो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, और समालोचन चिंतन का विकास। अब देखिए यहाँ विकास पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, तो इसको आंसर मानेंगे 4 को। ठीक, ऐसे ही आप भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे सभी प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो
देखिए सामान्य से जब विशिष्ट की ओर बढ़ेगी तभी तो कोई सीखेगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं हुए? अमूर्त से मूर्त की ओर। अगर आपको कोई पहले किसी चीज़ की बारे में जानकारी नहीं हो, आपको अमूर्त रूप से सिखाया जाए तो आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये गलत हो गया। जटिल से सरल की ओर। अब पहले कठिन आपको टास्क दिया जाए फिर सरल, तो आपका विकास होगा? नहीं होगा। तर्क संकट से अनुभवजन्य की ओर, ये भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों के सीखने की शैली में विविधता। फर्स्ट को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 30 का क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तर्क संगत के अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सॉरी ये तो ऑप्शन है। विद्यार्थियों को, क्वेश्चन नंबर 30 था, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शैलियाँ अलग अलग होंगी ना तो क्या होगा? मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में ये देखा जाना चाहिए, तो उनका बहुत जल्दी विकास होगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं, जैसे रटना, ये देख लें आप, इसको तुरंत गलत काट दें, लेकिन अगर यहाँ इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तब ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव का आंसर निगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव पूछा गया है, तो यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मैथ की पेडागोगी क्वेश्चंस कराऊंगी। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेडागोगी CDP की मैंने करा दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। पार्ट सेकंड में आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशन दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बी है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। फोर्थ है, यह अभिसारी होता है। आंसर क्या होगा? ABC, B और C, AC और A और B। आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है और डी किसी में दिया भी नहीं गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभिसारी, इसमें दिया गया ना अभिसारी, तो अभिसारी और अपसारी दो चीज़ें होती हैं। अभिसारी का मतलब होता है जब विकास किसी, आपको या कोई काम करना है या विकास करवाना है किसी चीज़ का, तो वो सिर्फ एक माध्यम से होगा। ठीक है, वो अभिसारी होता है। और अपसारी क्या होता है? अपसारी होता है जिसके लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे अप्रोच मिले। ठीक है, तो वो होता है अपसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। हम लोगों को क्या याद रखना है? नहीं है क्वेश्चन में पूछा गया है, निगेटिव वर्ड, तो आंसर भी निगेटिव ही देना है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। दूसरा है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है। थर्ड है, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। फोर्थ है, उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं।
तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअली नेगेटिव पूछा गया है, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आप भारतीय गणितज्ञों की योगदान की वीडियो दिखाएंगे तभी बच्चों को अच्छी अप्रोच मिलेगी। ठीक है, पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने को देंगे फिर भी विकास होगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है? फर्स्ट वाला। वह हमेशा मतलब उस विद्यार्थी की प्रशंसा कर रही है, सिर्फ उसकी तारीफ कर रही है जिसने नंबर अच्छे लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। दूसरा, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। थर्ड, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। फोर्थ, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। आंसर क्या होगा? 33 का 4 वाला। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए और आंसर भी हम लोगों से क्या पूछा है? गलत पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आंसर भी हम गलत ही देंगे। मतलब आंसर तो सही है, मतलब नेगेटिव देंगे। अब विद्यार्थियों की त्रुटियां उनको सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर जब तक कोई व्यक्ति त्रुटियां नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा? वो जो गलतियां कर रहा है ना उसके बारे में ही तो पता करेंगे ये बच्चा सोच कैसे रहा है। ठीक है, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। ठीक है, थर्ड, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, होती है। शिक्षक को त्रुटियों से बहुत हेल्प मिलती है। बच्चे ने गलती की तो गलती कहाँ की और ये किस प्रकार से सोच रहा है ना, उस प्रकार से शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाएगा, उस चीज़ को सही भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। दूसरा है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। थर्ड है, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फोर्थ है, मानक संदर्भित आकलन हमें यह बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। एक्चुअली हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो हम नेगेटिव ही देंगे। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, गणितीय अधिगम सामग्री। फर्स्ट है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। बी, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। सी, निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है। फोर्थ है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। विकल्प देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है सी और डी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और डी, चौथा है बी और सी। आंसर क्या होगा? सही बी और डी, थर्ड वाला। बी में क्या दिया गया है? स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, और डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी? सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी या कम होंगी? क्या होगा आंसर? मजबूत होंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे सरल तो नहीं होगा, हतोत्साहित ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मजबूत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। क्या हैं ये अवधारणाएं? तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो क्या है इसका आंसर? फोर्थ वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं प्री नंबर अवधारणाएं हैं ये। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अनुमूलन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
मतलब गणित लड़कियों के लिए क्यों बेकार बताया जाता है कि लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता है, तो इसका कारण सबसे उपयुक्त क्या है? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का कारण होता है। दूसरा है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। तीसरा है समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। फोर्थ है लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है ना तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? फर्स्ट, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। दूसरा, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। थर्ड, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। फोर्थ, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो क्यों टफ लगता है मैथ? क्योंकि वह अमूर्त होता है। इसमें कीवर्ड होता है मैथ हमेशा अमूर्त होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 40 निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, रामानुजन, भास्कर, महावीर। तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में सीटेट बोनस देता है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं ना तो उसमें कुछ भी भर दीजिए आप, चाहे पहला वाला या तीसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये कैसे फॉर्मेट में लिए? 6 6 6 + 3 के रूप में। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। दूसरा, यह कौशल कक्षाओं में गणितीय प्रश्नों को हल कराने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल कराने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। आंसर क्या होंगे? ए और बी, ए और सी, ए बी और केवल सी। आंसर क्या होगा? केवल सी। ठीक है, फोर्थ वाला। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल कराने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित कराने में सहायता होती है। कैसे? जैसे 6 6 6 6 और 3 दिया गया ना, ये फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। तो उसमें स्वयं का निर्माण कहाँ कर रहे हैं? ये गलत हो गया यहीं पर। दूसरा, बच्चों के साथ पहाड़ों की कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें भी स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। बच्चों का हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इसका उपयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। फोर्थ क्यों नहीं होगा ये भी देख लो। शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट से लिखकर पूरा कर रहे हैं। सबसे वैसे आंसर तो ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा आंसर ये वाला है, इसलिए आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? फर्स्ट, विभाजन भाग द्वारा, एलसीएम विधि द्वारा, विभिन्न डिस्क द्वारा, कैलकुलेटर का उपयोग करके। सबसे पहले ये गलत, फोर्थ वाला। ठीक है, और ये ध्यान रखना है प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है तो विभाजन विधि का उपयोग नहीं करेगा और लघुत्तम समापवर्त का भी नहीं करेगा। किसका करेगा? भिन्न डिस्क का उपयोग। आंसर था। फोर्थ, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका विधि का उपयोग करती है। ठीक है, तो क्यों कर रही है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन,
अनुशासन बनाए रखना। तो रोल प्ले की भूमिका जो है वो बच्चों के जब कक्षा में कराई जा रही है तो उनका विकास करने के लिए, ठीक है। अब वो किस तरह से विकास होगा, विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है। बच्चों को व्यस्त रखने का कोई मोटो नहीं है इसमें, ना उनके मनोरंजन का, ना उनको अनुशासन में बनाए रखने का, ठीक है। इसमें सिर्फ है विचारों का बहिर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 45, संख्या बोध विकसित करने में उपरना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उपरना क्या है ये भी बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। फर्स्ट है, विद्यार्थी संख्या 6 को पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने है बताने में सक्षम है, यह 4 है। थर्ड है, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। फोर्थ है, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। तो उपरना जो है, उपकरणा, ये क्या है, विद्यार्थी एक पासा उछालेगा और बिना बिंदुओं या डॉट्स को गिने बताने में सक्षम होता है, यह 4 है, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकल वाले। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये हो जाएंगे। वरना मैं आपको कराऊंगी अगले स्लाइड में। आप इसमें न्यूमेरिकल को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे को मैथ नहीं आता, मैथोफोबिया है, मेरे को नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली आपको नौकरी लेनी है, ठीक है। इसलिए हर सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। नहीं आता है तो उसको सीखिए, बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो आपको आने लगेगा, ठीक है। चलिए, मैंने स्क्रॉल कर दिया है, आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं अगले स्लाइड में तो मैथ के क्वेश्चंस को लाऊंगी, ठीक। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।